वेलकम टू एनएन क्लासेस। प्रिय छात्रों, इस समय कोरोना बहुत बुरे स्तर पर फैल रहा है। बुरा स्तर का अर्थात यहाँ पर यह कि बहुत ही हानिकारक हो रहा है पूरी मानव जाति के लिए। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग घरों से बाहर जब भी निकलें जब बहुत जरूरी कार्य हो मेरे छात्रों, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा विकास जब ही संभव है जब तक हमारे अंदर प्राण है, अर्थात वह विकास और वह लक्ष्य भी अर्थहीन हो जाता है। तो प्रिय छात्रों, अभी तक हमने एनएम क्लासेस में देखा कि मौर्य साम्राज्य का जो थोड़ा रिसोर्सेज थे वो हमने जाने, जो जहाँ से स्रोत उनके बारे में जानकारी देते हैं वहाँ तक हमने अध्ययन किया। तो प्रिय छात्रों, आज हम देखते हैं कि जो रिसोर्सेज थे उनमें दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक तो है चाणक्य का अर्थशास्त्र और दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका। तो पहले हम प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम जो कौटिल्य या चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या था क्या नहीं था। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह उस समय एक संस्कृत का शब्द था जिसका जो अर्थ है वो भौतिक हितों का ज्ञान है और साथ ही इसका अर्थ शासन कला का विज्ञान भी है। और अर्थशास्त्र के अनुसार प्रिय छात्रों, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक हित है और इंद्रिय सुख है वो दोनों ही श्रेष्ठ है। लेकिन आध्यात्मिक जो हित है और काम जो है वो दोनों ही इसमें श्रेष्ठ माने जाते रहे हैं। इसमें कुल मिलाकर अर्थशास्त्र ये नहीं कि पूरा एक ग्रंथ है, इसमें कुल 15 पुस्तकें हैं। इन 15 पुस्तकों से मिलकर अर्थशास्त्र का संकलन हुआ है, जिसमें पहली 5 जो पुस्तकें हैं प्रिय छात्रों वह आंतरिक संचालन के बारे में बताती है और दूसरी उसके बाद जो बाकी जो 8 पुस्तकें हैं वह प्रिय छात्रों अवाप या अंतर्राज्यीय संबंध के आपस के बारे में बताती है। बची 2 पुस्तकें जो कि विविध विषय के बारे में जानकारी हमें देती है। तो अर्थशास्त्र एक छोटा मोटा नहीं, बहुत बृहद स्तर पर ग्रंथ है। अर्थशास्त्र से चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री, उस समय वह चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री थे कौटिल्य या चाणक्य, और इनकी जो तुलना की जाती है और चाणक्य की, वह उस समय इटली के पुनर्जागरण के लेखक निकोलो मैकियावेली से तुलना की जाती है। तो ये छात्रों, ये महत्वपूर्ण मैंने आपको वाक्य बोला अभी कि इनकी तुलना इटली के पुनर्जागरण के लेखक निकोलो मैकियावेली से की जाती है। ये प्रश्न भी आ चुका है प्रिय छात्रों। और निकोलो मैकियावेली की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम द प्रिंस है। इसको आप कहीं लिख लें, महत्वपूर्ण बिंदु है ये। और जो अर्थशास्त्र का, तो पुरानी जो अर्थशास्त्र थी वो तो लगभग हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि जो महत्वपूर्ण विद्वान या विद्वान कुछ ऐसा एक बुद्धिजीवी, या बुद्धिजीवी मैं खैर ग्रंथ को नहीं कह सकता क्योंकि जीव जिसमें जान हो तुम जाने नहीं होती, लेकिन किताबें और ज्ञान में बिना जान होते भी वो इतना बोलती हैं, इतना ज्ञान दे देती हैं कि ये जान बेजान में भी जान डाल देती हैं। तो प्रिय छात्रों, इसमें जो है कि बाद में हमें अर्थशास्त्र के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। वह ताड़ के पत्ते पर लिखी कुछ पांडु लिपियां थी जो हमें 1905 ईस्वी के में आर श्यामा शास्त्री ने इनको खोजा। आर श्यामा शास्त्री ने 1905 ईस्वी में ताड़ के पत्तों पर लिखी कुछ अर्थशास्त्र की लेख थे, उनको उन्होंने खोजा। और जो लेख थे जो अर्थशास्त्र के उसमें संकलन है वह नई से नई लगभग 250 ईस्वी के आसपास की नई अर्थशास्त्र की उसमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो प्रिय छात्रों, अभी तक हमने यह जाना कि अर्थशास्त्र कहाँ पे, नई अर्थशास्त्र कहाँ से मिली, और इसमें जो उनके विचार हैं कौटिल्य के, वो विचार व्यवहारिक और अभावुक दोनों ही हैं। मतलब व्यवहारिक भी हैं और उनमें भावनाएं
क्योंकि राजा अगर प्रजा में कोई इन केस कोई अपराधी निकलता है तो वह भावुक होकर निर्णय नहीं देगा, अभावुक होकर निर्णय देगा। और चाणक्य ने कहा भी है कि एक प्रजा की एक खुशी राजा की एक खुशी है और प्रजा का दुख राजा का दुख है। और उसका कल्याण, उनका कल्याण जो है, उसका आनंद, राजा का आनंद उसके लिए अच्छा नहीं है, बल्कि उसकी प्रजा का आनंद उसके लिए अच्छा है। यह कौटिल्य का लेख है अर्थशास्त्र में। और कौटिल्य ने इसमें अर्थशास्त्र में अपना कुछ मतलब अर्थशास्त्र में जो लिखा है उसके बारे में हम देखते हैं। कूटनीति और युद्ध, सैन्य रणनीति सहित जो भी इन्होंने विचार इसमें लिखे हैं वह हैं। और इसमें कानून, कारागार, कर निर्धारण, सिंचाई, कृषि, खनन, किलेबंदी, मुद्रा निर्माण, व्यापार, प्रशासन और गुप्तचरों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। और इन्होंने यह भी लिखा है कि हत्या के बारे में भी इन्होंने बड़ा वर्णन किया है शास्त्र में कि परिवार के सदस्यों को कब मारना है। इसमें यह भी लिखा हुआ है। आप लोग कभी ऐसा मत करने की सोचना, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। इतिहास में सब ठीक हो ऐसा भी उचित नहीं हो सकता। बहुत कुछ ऐसा होता है जो इतिहास में गलत हुआ होता है प्रिय छात्रों। इसलिए इतिहास पढ़ा क्यों जाता है कि हमने जो कुछ उससे सीखा, गलत क्या था सही क्या था, उसको हम अपने इतिहास को जानकर देखेंगे कि उस समय गलत क्या हुआ और आज सही क्या है और आज के आधार पर क्या सही था उस समय। तो आवश्यक नहीं है कि जो किताबों में इतिहास में जो उन्होंने उस समय कार्य हुआ, घटनाएं हुई, वो सारी सही हो। तो इसमें ऐसा कुछ उचित या अनुचित नहीं कहा जा सकता। वो हम अपने व्यवहारिक जीवन में लाकर उसको प्रयोग के आधार पर देख सकते हैं अपने छात्रों। तो इसमें हम देखते हैं कि परिवार के सदस्यों को कब मारना है। जैसे कोई परिवार में कैसे क्या हो जाए उस समय रहता होगा, क्योंकि राजा के समय इतना बड़ा परिवार होता था। हर कोई गद्दी प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाते रहते थे। तो होता क्या है, जब सम्राट अशोक जो थे वो चाणक्य की नजर में आ गए कि यह राजा बनने योग्य है और इन भाइयों में कोई सुशील श्यामक कोई सम्राट के योग्य नहीं है। तो उन्होंने पहले ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे अशोक को सम्राट की गद्दी पर आसीन कराना है। तो बिंदुसार के पास उन्होंने हमेशा सम्राट अशोक का पक्ष लिया और अंत में जाकर सम्राट जो अशोक थे वह सम्राट भी बने और उन्होंने विश्व में कीर्तिमान स्थापित भी किया। तो इसमें प्रिय छात्रों अभी तक हमने अशोक जो कौटिल्य का चाणक्य उसके बारे में जाना और इतना ही हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो अगला है इसमें प्रिय छात्रों मेगास्थनीज। अगला स्रोत हम बोले तो मेगास्थनीज की इंडिका। भाई ये क्या है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इसमें इन्होंने भारत का जो जिक्र किया वो इंडिया नाम से जिक्र किया है। ये यूनानी थे। जब महान अलेक्जेंडर जो सिकंदर थे वह भारत से वापस जब लौटे तो उनके जो उत्तराधिकारी हुए वह थे सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना। उनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। क्यों हुआ भाई? इसलिए हुआ क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में हार गए। और उस संधि के कारण बाद में जो संधि हुई वो चाणक्य के अनुसार उन्होंने कहा कि आपको अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करना होगा और जिससे कि आप इनके सेनापति के भी रूप में और एक तरीके से भारत को अखंड ना हो पाए उसके रूप में भी आप इनका सहयोग देंगे। तो हेलेना से शादी हुई जो यूनानी थी, उनसे बेटा भी हुआ जस्टिन। जो कि हेलेना जो थी वो चाहती थी कि मैं अपने पिता की हार का बदला बिंदुसार से लूं, लेकिन ऐसा कभी मुमकिन हो नहीं पाया। उन्हें कोशिशें बहुत की। उन्हें सोचा कि जस्टिन जो है उसका बेटा वो
मगध का शासक बने, लेकिन वो जस्टिन को कभी राज गद्दी पर बैठा नहीं पाई और जस्टिन बीच में मर जाते हैं उन्हीं के गलती के कारण। ऐसा कहा जाता है कि जो दूसरी उनकी बिंदुसार की जो दूसरी रानी थी नूर, जो कि खुरासान जो उनका सेनापति था बिंदुसार का, उनकी बेटी थी और उनसे जो बेटा हुआ था श्यामक, वह यूनानी जो हेलेना थी उनका बेटा जस्टिन से हुआ था। ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है। इसलिए हेलेना ने खुरासान का भी साथ दिया और खुरासानी और यूनानी एक हो गए, तब भी वह बिंदुसार को नहीं हरा पाए, सिर्फ और सिर्फ चाणक्य और सम्राट अशोक की वजह से। तो प्रिय छात्रों, इसमें हम देखते हैं कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इसमें इन्होंने भारत का नाम क्या लिखा है, दिया है इसमें इंडिया। और मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्यों के बारे में बड़ा विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि लेकिन मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो आज के समय में वह जो पहले उन्होंने लिखी थी वह मिल नहीं पाई, लेकिन जो कुछ और यूनानी जो विद्वान लेखक थे उन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका का कहीं ना कहीं जिक्र किया है। जैसे डियोडोरस जो थे यूनानी एक लेखक थे, उनकी एक किताब थी, उन्होंने सिकंदर का भारत अभियान के बारे में बड़ा विस्तृत रूप से लिखा है, जिसमें मौर्य साम्राज्य का भी उल्लेख है। स्ट्रैबो जो एक भूगोल वेत्ता थे, उन्होंने भारत और फारस मीन्स क्या है, फारस पर्सिया, पारसी धर्म के लोग जो थे, फारस आधुनिक क्या है, ईरान का जो क्षेत्र था वह पारसियों का क्षेत्र था। छात्र, जब आक्रमण हुआ तब पारसी लोग वहां से निर्वासित हो गए और जगह जगह जाकर बस गए। कुछ हमारे भारत में आ गए, कुछ अफगानिस्तान में आ गए, कुछ कहीं और, मतलब अर्थात पूर्वी एशिया की तरफ निर्वासित हुए। तो वहां जाके बाद में मुगलों का शासन स्थापित हुआ। तो स्ट्रैबो ने भारत और फारस का वर्णन किया है। प्लिनी ये रोम के विद्वान थे, इन्होंने क्या लिखा है, मेगास्थनीज की जो टिप्पणियां हैं उनको उद्धत किया है, मतलब उनका उन्होंने उद्धत किया, अर्थात उनके बारे में लिखा है। तो इससे क्या हुआ कि मेगास्थनीज ने एक कुछ ना कुछ लिखा हुआ, वहां पर उनका जिक्र है कि मेगास्थनीज की इंडिका का। तो यहां से क्या मिल गई जानकारी मौर्य साम्राज्य के बारे में। और उधर हुआ क्या है, जो दूसरे लेखक यूनानी आर्यन जो थे, उन्होंने सिकंदर का जो नौसेना अध्यक्ष था नियरचस पूछता है, ये सिकंदर का जो नौसेना अध्यक्ष नियरचस के बारे में उन्होंने लिखा है कि जब बेबीलोन सिकंदर वापस जा रहे थे तो उनकी यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा है। और इंडिका ने भारत का जो आकार प्रकार बताया है वो ये छात्रों चतुष्कोणीय आकार बताया है कि ये चतुष्कोणीय देश है, जिसके पूर्वी और पश्चिम में समुद्र है, जल है। और उन्होंने यहाँ के जो जानवर हैं, यूनानियों ने यहाँ के जानवरों से बड़ा प्रेम किया बड़े छात्रों, क्योंकि हो सकता है उधर जानवरों की कुछ उस समय छीड़ता रही होगी। यहाँ उन्होंने कुछ नए जानवर देखे, जैसे हाथी सिर्फ 2 जगह पाया जाता है, आपको मालूम होगा, सिर्फ एशिया और अफ्रीका में। यूरोप में हाथी नहीं पाए जाते। सिर्फ 2 महाद्वीप है जिनमें हाथी पाया जाता है, एक एशिया और अफ्रीका। इसलिए उन्होंने हाथियों को पहली बार देखा होगा। हाथी, घोड़ों, बंदर, इनसे बड़ा उन्हें लगाव सा हो गया था। ऐसे उन्होंने जानवरों के बारे में भी विस्तृत वर्णन किया है। और इसमें इन्होंने ये भी इसके बारे में कहा है कि यहाँ जो उत्पादन होता है वह भी अच्छा होता है। प्रशासन, समाज, किंवदंतियां के बारे में भी इन्होंने यहाँ वर्णन किया है।
चित्रण जो है वो ईमानदारी के आधार पर किया है। उन्होंने कहा है मेगस्थनीज ने कि उस समय की शासन काल में चोरी नहीं होती थी, बहुत ही दुर्लभ थी, और बाढ़ बहुत कम आती थी, आपदाएं बहुत कम आती थी, और सूखा तो पड़ता ही नहीं था, और प्रशासन शासन इतना अच्छा था कि उनकी जो प्रजा थी बड़ी खुश थी, और भेदभाव बहुत ही कम स्तर पर था। और उन्होंने जैसे मेगस्थनीज ने अपने इंडिका में यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, प्रजा है, उसको 7 श्रेणियों में बांटा है। वह उन्होंने कहाँ से लिया? हेरोडोटस के जो मिस्र का जो उन्होंने समाज लिखा है। हेरोडोटस कौन है? अ फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता जो है वो हेरोडोटस बोले जाते हैं। ये यूनानी थे मेरे छात्रों। तो हेरोडोटस ने मिस्र के जो समाज को 7 श्रेणियों में जैसे बांटा, ऐसे ही मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा था। वह कौन कौन सी थी? ये प्रश्न पूछता है। प्रश्न इसमें जो पूछा जाता है प्रिय छात्रों यह होता है कि इनमें से मेगस्थनीज की इंडिका के अनुसार कौन सी भारत में श्रेणी नहीं थी। है नहीं पूछेगा, आजकल प्रश्न नहीं में आता है। तो इसमें कौन कौन सी 7 श्रेणियां थी? दार्शनिक, जो कि सर्वोच्च स्थान था। पहली दार्शनिक, दूसरी ब्राह्मण व श्रमण, तीसरी किसान चरवाहे, चौथी शिकारी व कारीगर, 5वीं व्यापारी, 6ठी सैनिक, और 7वीं निरीक्षक व सलाहकार। यह आप इसको लिखने पर छात्रों बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछता है। और उन्होंने, लेकिन मेगस्थनीज ने यह भी बाद में देखा कि यहाँ वर्ण व्यवस्था तो इतना नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के 2 सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू थे उनको देखा। पहला था सर्वोत्तर विवाह, और दूसरा कि यहाँ व्यवसाय जो है वह वंशानुगत आधार पर होता है। इसकी पहचान इन्होंने कर ली थी। स्ट्रैबो जो है भूगोलवेत्ता, उन्होंने एक गलत तौर पर एक चीज बताई है। वह क्या है कि भारतीय लेखन व धातु पिघलाने की, जो धातु को जो पिघलाया जाता था उसकी कला से भारतीय विदित नहीं थे, अवगत नहीं थे। और जो वहाँ के लोग थे बलि के समय को छोड़कर कभी मदिरापान नहीं करते थे। अर्थात जब किसी जानवर की बलि दी जाती थी तभी मदिरापान किया जाता था, उसके अलावा कभी मदिरापान नहीं किया जाता था। इन गलतियों के बाद भी मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उस समय के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध वंशों का जिक्र हुआ है, जिसमें एक है सबसे प्रमुख और सबसे ही विख्यात मौर्य साम्राज्य। तो प्रिय छात्रों, आज की हम क्लास को यहीं रोकते हैं, जिसे मैंने आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका के बारे में बताया। जो है इसमें महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतना मुझे उम्मीद है। और प्रिय छात्रों, कल मैं आपको कल की क्लास में मौर्य वंश को चंद्रगुप्त मौर्य से शुरुआत करूंगा, और जितना रुचिकर हो सकेगा उतना मैं रुचि से आपको मैं समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएम क्लासेस। नमस्कार प्रिय छात्रों।